के पास फेफड़े हैं, फेफड़े में गई ऑक्सीजन, फेफड़े से कहां पर गई, ब्लड में गई, वहां से टिश्यू में गई, फिर CO2 लेके वापस आए। वो पदार्थ जो कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीडाइज्ड होने वाले हैं। ग्लाइकोलिसिस के अनुत्क्रमणीय पद कौन कौन से हैं? और इवन एनसीईआरटी यहाँ पर जो बुक में अपनी लैंग्वेज लिखती है और जो पीछे डायग्राम बनाए उसमें खुद में अंतर है। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। दिवाली मनाई होगी आपने धूमधाम से। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस माइंड मैप सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पादप में श्वसन। श्वसन क्या है, या अगर आप देखें चैप्टर तो पूरा पढ़ना ही है आज हमें, तो आज का जो हमारा लक्ष्य है वो क्या हो जाएगा, पादप में श्वसन। श्वसन क्या है, कोशिकीय श्वसन क्या है? जो हम सांस लेते हैं वही है क्या श्वसन? हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है क्या उसे ही श्वसन कह दिया जाता है? या जो हम सांस ले रहे हैं इसी को यहाँ पर श्वसन नाम दिया गया है, कोशिकीय श्वसन नाम दिया गया है? तो बच्चों, सांस लेना क्यों है? हमें सांस लेना ही इसीलिए है ताकि ये जो श्वसन है जिसकी कि आज हम बात करने वाले हैं वो होता रहे। श्वसन सारे जीवों में होता हो, चाहे वो सांस लेते हो चाहे ना लेते हो। मतलब जिस तरीके से आप सांस लेने का मतलब समझते हैं, चाहे वो उस तरीके से सांस लेते हो या ना लेते हो, श्वसन तो सब में होता ही होता है। किसी में एरोबिक श्वसन होगा, वायवीय श्वसन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होगी। कहीं पर अवायवीय श्वसन होगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित है फिर भी वहां श्वसन हो रहा है ना? तो श्वसन जो है वो एक एम्फीबोलिक पथ है बेटा। इसमें कुछ चीजें टूट रही होती हैं, कुछ चीजें बन रही होती हैं। जैसे ग्लूकोज के अणु का विघटन होता है और इस पथ में बहुत सारी चीजें बनती हैं जो दूसरे प्रकार के अणुओं के बनाने में काम में आती हैं या डायरेक्ट उसका प्रिकर्सर होती हैं, पूर्व पदार्थ होती हैं। तो ये पथ जो है ना तो चय पथ है और ना ही ये अपचय पथ है। ये एक एम्फीबोलिक पथ है जिसमें दोनों काम हो रहे हैं, चय भी हो रहा है और अपचय भी हो रहा है, कैटाबोलिज्म भी हो रहा है, एनाबोलिज्म भी हो रहा है। और ऊर्जा मुक्त होती है ना? ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या करते हैं आप कोशिकीय श्वसन में? देखो, एक तो तरीका है जब आप ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं कि सांस लिया, जैसे आप एनिमल्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिनके पास फेफड़े हैं, फेफड़े में गई ऑक्सीजन, फेफड़े से कहां पर गई, ब्लड में गई, वहां से टिश्यू में गई, फिर CO2 लेके वापस आए। यानी कि क्या हो जाएगा बताइए जरा? एक तो इन्वायरमेंट के साथ आदान प्रदान, सांस लेना, सांस छोड़ना, फिर उसके बाद टिश्यू तक, कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचाना, वहां से CO2 को लाना। और जब ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंच जाएगी तो फूड जो है, भोज्य पदार्थ जो है, उसका ऑक्सीकरण होगा बेटा। क्या होगा? उसका ऑक्सीकरण होगा। और जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो आप देखेंगे कि परिणाम स्वरूप जो है, जब ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, ऊर्जा मुक्त होगी। और ऐसा नहीं कि आपने ग्लूकोज लिया, आग लगाई और आपको ऊर्जा मिल गई। बच्चों, यह एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, बहुपदीय प्रक्रिया है ये। धीरे धीरे करके CO2 रिलीज होती जाएगी, किसी न किसी फॉर्म में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ATP मिलता जाएगा आपको। अब आप कहेंगे सर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ATP कहने का क्या मतलब है? बच्चों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ATP कहने का मतलब यह है कि कहीं पर तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा, क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण होगा। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में 2 बार होता है, 4 ATP बनते हैं। एक क्रेब्स चक्र में 1 बार होता है, एक GTP बनता है जो कि 1 ATP के बराबर होता है। या कहीं पर NADH2 का निर्माण हो सकता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बनते हैं। जैसे अगर आप देखें तो एक योजक अभिक्रिया में एक, यानी प्रति ग्लूकोज योजक अभिक्रिया से 2 NADH2 बनते हैं। एक क्रेब्स चक्र में 3, यानी प्रति ग्लूकोज क्रेब्स चक्र से 6 NADH2 बनते हैं। और साथ ही साथ प्रति ग्लूकोज क्रेब्स चक्र से 2 FADH2 भी बनता है। तो इस प्रकार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपको ATP मिलेगा। वो जो ऊर्जा मिलती है ना, उसको आप पहले ATP बनाते हैं और फिर जो भी कार्य है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जिस किसी भी पदार्थ का आपको ऑक्सीकरण करना है, वो पदार्थ जो कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीडाइज्ड होने वाले हैं, जिनका कि ऑक्सीकरण होने वाला है, उन्हें कहा जाता है श्वसनी क्रियाधार, अर्थात रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। श्वसनी क्रियाधार अर्थात
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, श्वसनी क्रियाधार कहा जाता है बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि क्या पादप सांस लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं भाई, पादप बिल्कुल सांस लेते हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। पादप जो हैं बिल्कुल सांस लेते हैं, इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है भाई, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पादप जो हैं वो सांस लेते हैं। बस जैसे आप में सांस लेने का सिस्टम है, पादपों में उस तरीके का सिस्टम नहीं होता। समझ रहे हैं आप कि भाई आपके पास फेफड़े हैं, है ना, इस तरीके का जो है मामला प्लांट के पास नहीं होता है। प्लांट में क्या पाया जाता है? प्लांट में पाए जाते हैं रंध्र और वात रंध्र, यानी कि स्टोमेटा और लेंटिसेल्स। रंध्र और वातरंध्र पाए जाते हैं जो श्वसन में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो प्लांट के मैक्सिमम पार्ट जो हैं वो क्या हैं? वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, CO2 ले रहे हैं, O2 छोड़ रहे हैं। प्लांट के बहुत अंदर जाएंगे, लकड़ी पाई जा रही है, वुड पाया जा रहा है, जाइलम मृत भाग है। तो प्रत्येक भाग क्या करता है? अपना जो गैसीय आदान प्रदान है खुद देखता है। पादप के जो मुक्तया भाग हैं वो अपने गैसीय आदान प्रदान के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। श्वसन की क्रिया विधि की बात करें तो कुल टोटल 4 स्टेप का काम है। ग्लाइकोलिसिस, योजक अभिक्रिया, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण। अगर आप देखें तो अवायवीय श्वसन में यही एक प्रक्रिया चलती है, बाकी जो है आगे का काम बदल जाता है। लेकिन अगर आप वायवीय श्वसन की बात करें तो इसी क्रम में पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर योजक अभिक्रिया, फिर क्रेब्स चक्र और फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण। इसी तरीके से यह काम जो है वो चल रहा होता है। तो आइए बच्चों एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो ग्लाइकोलिसिस। मैं हट जाता हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी तरीके का हो हल्ला नहीं चाहिए, है ना, कि अरे सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, है ना, हो हल्ला ना मचाएं, बस पढ़ाई पर ध्यान दें बेटा। चलिए, ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस मैंने केवल वही पॉइंट कवर किए हैं जो आपको मरते दम तक नहीं भूलना है। आप सो रहे हैं, कोई किस आपको उठाए और आपसे बोले ग्लाइकोलिसिस, तुरंत फटाक से निकलना चाहिए एमपी पाथवे। क्यों? क्योंकि इस पाथवे को जो प्रदर्शित किया था एम्बेडेन मेयरहॉफ और पार्नस नाम के वैज्ञानिकों ने किया था। तो एम्बेडेन मेयरहॉफ और पार्नस के नाम पर इसे कह देते हैं EMP पथ। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोस यानी कि शर्करा, और लिसिस यानी कि ब्रेकडाउन यानी कि टूटना। शर्करा टूटती है। ये जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है ना बेटा, ये जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है ये 3-3 कार्बन वाले 2 पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। क्या होता है बच्चों? ये 3-3 है ना कार्बन वाले 2 पायरुविक अम्लों में, यानी कि पायरुविक अम्ल जो है वो 3 कार्बन का यौगिक होता है। कहां पर होती है ये प्रक्रिया? ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है? जीव द्रव्य में होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पर होता है मेरे भाई? जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं, अगर वो जिंदा है उनमें जीव द्रव्य है तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस क्या होगा? जरूर होगा। कॉमन स्टेप है, कॉमन पाथवे है। वायवीय श्वसन के दौरान भी आपको यह देखने को मिलेगा और अवायवीय श्वसन के दौरान भी मिलेगा। वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन में भी आपको ग्लाइकोलिसिस अवश्य देखने को मिलेगा। इसमें जो रॉ मटेरियल है जो आपको चाहिए होता है मेनली ग्लूकोज आपके स्तर पर, हालांकि फ्रक्टोज से भी सेम काम होता है। ठीक है जी, ग्लूकोज चाहिए या आप कह लीजिए कि फ्रक्टोज चाहिए। चलिए मान लेते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बैचेस के दौरान, तो ग्लूकोज या फ्रक्टोज चाहिए। अब कहां से मिले ये? तो आपके पास स्टार्च होता है। मतलब प्लांट क्या करते हैं बताइए जरा? प्लांट जो है वो स्टार्च, उसका क्या है? संग्रहित भोजन है। प्लांट जो भोजन है उसको किस रूप में संग्रहित करता है? तो आप कहेंगे स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। और स्टार्च में अमाइलेज नाम का एंजाइम काम करेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। सुक्रोज में इन्वर्टेज नाम का एंजाइम काम करता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, याद रखेंगे आप। क्लियर है भाई? ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जब रेस्पिरेटरी पाथवे में जाएंगे तो ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होगा।
ग्लूकोज का क्या होगा, आंशिक ऑक्सीकरण होगा और फिर बनेगा इस प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद अर्थात पायरुविक अम्ल। तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस का मुख्य उत्पाद क्या है। जिपमर नाम का एक कॉलेज है, उसका पहले अलग पेपर हुआ करता था, वहां पर ये सवाल पूछा गया था सन 2017-18 वाले पेपर में लगभग। तो ये चीज बेटा अपने को ध्यान में रखना है कि जो मुख्य उत्पाद है वो पायरुविक अम्ल है। अभी पूरा प्रक्रिया में जब आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये 10 पदों की प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इस पूरे दौरान ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान ना ही ऑक्सीजन का प्रयोग होता है और ना ही CO2 रिलीज होती है। ना तो ऑक्सीजन प्रयोग में आता है और ना ही CO2 रिलीज होती है। पहला चरण यहां से यहां तक अगर आप देखें तो यहां से यहां तक क्या होता है बेटा, एटीपी खर्च होती है और यहां से यहां तक वाला जो पद है वो एटीपी मुक्त होती है, एटीपी का निर्माण होता है। एनसीईआरटी ने उसी तरीके से बनाया, लेकिन सवाल पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस के अनुत्क्रमणीय पद कौन कौन से हैं। काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये सवाल कि ग्लाइकोलिसिस के अनुत्क्रमणीय पद कौन कौन से हैं। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 ये जो है बेटा आपके क्या है, अनुत्क्रमणीय पद हैं। ये पहले स्टेप में 1 एटीपी का खर्चा होगा और तीसरे स्टेप में 1 एटीपी का खर्चा होगा। तो बच्चों कुल एटीपी का जो खर्चा होता है वो है 2 एटीपी। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में आपका जो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, वो 2 एटीपी का है। फिर आप देखेंगे, अच्छा ये जब टूटेगा तो ये 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, तो यहां से जो इतनी ये रिएक्शन है 2 बार चलती है। कितनी बार चलती है बेटा, 2 बार। यानी कि अगर आप देखें इस 7वें स्टेप में 2 एटीपी बनेगा और इस बेटा 9वें स्टेप में भी क्या हो ये जो 10वां स्टेप माफ कीजिएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 एटीपी बनेगा। तो 2 और 2 4 और यहां पर बेटा बनेगा 2 NADH2। तो निर्माण किसका किसका हुआ, 2 और 2 4 एटीपी और 2 NADH2। 2 एटीपी का खर्चा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से 4 एटीपी बना और 2 NADH2 बना। यानी आपको 2 एटीपी का फायदा हो रहा है और 2 NADH2 का फायदा हो रहा है। क्या बेटा, 2 एटीपी का फायदा हो रहा है और 2 NADH2 का फायदा भी हो रहा है। चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट चीज, अभी मैं एरोबिक ही कंटिन्यू कर रहा हूं और जब मैं पूरा एरोबिक पढ़ा लूंगा तो बहुत आखिरी में आपको किड 1 पढ़ाऊंगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, कोई बच्चा अभी यूट्यूब में देख रहा है 20 से भग जाए और फिर कहे कि सर आपने किड 1 नहीं पढ़ाया। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, माइंड मैप है तो क्रिस्पी वे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ना कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए योजक अभिक्रिया अर्थात लिंक रिएक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। यहां पर ऑक्सीकरण भी होता है और CO2 भी रिलीज होता है, इसीलिए कह देते हैं कि ये ऑक्सीकारी बिकार्बोक्सीकरण की अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा बेटा। क्या कहेंगे आप कि ये ऑक्सीकारी बिकार्बोक्सीकरण की अभिक्रिया है, ऑक्सीकारी बिकार्बोक्सीकरण की अभिक्रिया है ये भाई। ठीक है, पायरुविक अम्ल जो यहां पर बन गया था, पायरुविक अम्ल जो बन गया था ग्लाइकोलिसिस के आखिरी में वायवीय परिस्थितियों में वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और Mg++ की उपस्थिति में कोएंजाइम A से जुड़ेगा और अपना जो हाइड्रोजन है वो NAD+ को दे देगा। ठीक है भाई, तो ये एसिटाइल ग्रुप जो है ये होता है 2 कार्बन का, ये पायरुविक अम्ल था 3 कार्बन का, इससे एक रिलीज हो गया CO2 और डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसका हाइड्रोजन जुड़ गया NAD+ के साथ तो बन गया NADH2। यानी पायरुविक अम्ल और कोएंजाइम A की रिएक्शन हुई, एक CO2 रिलीज हुआ, एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ। ये हाइड्रोजन जाके जुड़ा NAD+ में तो NADH2 बना, CO2 रिलीज हो गया तो 2 कार्बन का एसिटाइल ग्रुप मिला, ये एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम A के साथ जुड़ गया तो ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम A। यानी कि अगर आप देखें तो प्रत्येक योजक अभिक्रिया में एक एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण होता है, एक NADH2 का निर्माण होता है और एक CO2 का निर्माण होता है। यह अलग बात है कि प्रत्येक ग्लूकोज के लिए 2 पायरुविक अम्ल बनेंगे तो 2 बार योजक अभिक्रिया चलेगी, तो 2 बार आपको यह अभिक्रिया करानी पड़ेगी, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होगा प्रति ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ध्यान से समझिएगा, प्रति ग्लूकोज मॉलिक्यूल योजक अभिक्रिया से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण होगा, 2 CO2 मुक्त होगा और 2 NADH2 भी बन जाएगा। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है अब ये अगले पाथवे में एंटर करेगा।
जिस पाथवे का नाम है टीसीए चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र या क्रेब्स चक्र। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं इसे। टीसीए का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या चक्र, ऐसा कह सकते हैं। ये कहां पर होता है? ये कहां पर होता है भाई? तो आप कहेंगे ये जो अभिक्रिया है ये भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में, माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में। ठीक है जी। इसमें क्या है, ये जो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ संघनित होगा, तो कोएंजाइम ए अलग हो जाएगा, 2 कार्बन का एसिटाइल 4 कार्बन का OAA ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, ये आपस में मिलेंगे तो 6 कार्बन का बन जाएगा सिट्रिक अम्ल। यहां पर जो 6 कार्बन कंपाउंड हैं, 6 कार्बन का यौगिक एनसीईआरटी के हिसाब से, वो केवल और केवल क्या हो जाएगा भाई? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। 5 कार्बन का क्या हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल। क्यों? क्योंकि सिट्रिक अम्ल से एक CO2 रिलीज होगा और फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से भी एक CO2 रिलीज होगा। तो जब 2 CO2, पहला CO2 रिलीज हुआ तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल 5 कार्बन का, उसके बाद वाले ये जो सक्सीनिक अम्ल हैं यानी कि 4 कार्बन के यौगिक, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें 4 कार्बन के यौगिक कौन कौन से हैं? 4 कार्बन के यौगिक। तो बेटा इस अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल के बाद ये जो है आपका सक्सीनिक अम्ल, सक्सीनिक अम्ल है भाई, सक्सीनिक अम्ल। सक्सीनिक अम्ल के अलावा आप कहेंगे मैलिक अम्ल, मौलिक लिखा हुआ है, मैलिक है वो, मैलिक अम्ल, और साथ ही साथ ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ये 4 कार्बन के कंपाउंड है। ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड क्रेब्स साइकिल का कितने कार्बन का बना हुआ है? तो सिट्रिक अम्ल बेटा 6 कार्बन का है, अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल 5 कार्बन का है, 4 कार्बन के कौन कौन से हो जाएंगे? सक्सीनिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये सारे के सारे कितने हो जाएंगे बेटा? 4 कार्बन के कंपाउंड हो जाएंगे भाई, 4 कार्बन के। ठीक है ना? ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा, एक बार लाइट ऑफ करके देखें, अब थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा है। फिर मैं भी नहीं दिखूंगा, बस यही होगा। अब देखो जरा, दिखाई दे रहा है क्या? अभी भी नहीं दिखाई दे रहा? कोई बात नहीं, एनसीईआरटी देख लेना भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान और क्या क्या हो रहा है इधर देखिए जरा, काउंट करें अगर हम लोग तो 1 2 और 3, 3 जगह पे बन रहा है NaDH2। तो ये मैंने लिख दिया है कि 3 जगह पर बन रहा है NaDH2। क्या बन रहा है 3 जगह पे बेटा? NaDH2 बन रहा है। अच्छा, यहां पर जब आप देखेंगे तो बच्चों एक जगह पर बन रहा है FADH2। इस एक जगह पर क्या बन रहा है? FADH2। एक मिनट, यहां पर छोटा सा करेक्शन है। प्रतिक्रेब चक्र अगर आप देखते हैं, प्रतिक्रेब चक्र अगर आप देखते हैं बेटा, प्रतिक्रेब चक्र एक क्रेब साइकिल के दौरान, तो 3 NaDH2 और एक ये क्या बन रहा है? FADH2। एक FADH2 बन रहा है और बेटा एक बन रहा है GTP। ये जो GTP है एक ATP के जैसा होगा और इसी को कहेंगे क्रियाधार स्तर फॉस्फोरिलीकरण, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कह देंगे बेटा। तो प्रतिक्रेब चक्र 3 NaDH2, एक FADH2, एक GTP और 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे। एक यहां पर CO2 रिलीज होगा और एक यहां पर CO2 रिलीज होगा। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई प्रतिक्रेब चक्र। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रति ग्लूकोज, तो इन सारी चीजों को प्रति ग्लूकोज अगर कह दिया जाए तो सारी चीजों को क्या करेंगे बेटा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक ग्लूकोज के लिए आप मुझे बताओ, एक ग्लूकोज के लिए क्रेब साइकिल कितनी बार चलेगी? कमेंट करके आंसर करिए। एक ग्लूकोज के लिए क्रेब साइकिल कितनी बार चलेगी? 2 बार। एक ग्लूकोज के लिए क्रेब साइकिल से कितना NaDH2 बनेगा? 3 × 2 6 NaDH2 बनेगा। एक ग्लूकोज के लिए क्रेब साइकिल से कितना FADH2 बनेगा? 2 × 1 2 FADH2 बनेगा। कितनी बार GTP बनेगा? 2 × 1 2 बार GTP बनेगा। कितना CO2 रिलीज होगा? 2 × 2 4 CO2 रिलीज होगा। अब आप देखो
4 CO2 यहां रिलीज हो गया, एक क्रेब साइकिल से 2 CO2, दूसरे से 2 CO2, 2 और 2 4। तो बेटा 4 CO2 रिलीज हुआ कहां से बताइए मुझे, 4 CO2 रिलीज हुआ क्रेब साइकिल से। अच्छा, एक योजक अभिक्रिया से 1 CO2 रिलीज हुआ, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 CO2 रिलीज हो जाएगा, 4 वहां से, 2 यहां से, 4 और 2 6। ये देखिए 6 का 6 CO2 रिलीज हो चुका है। क्रेब चक्र के पूरा होते होते भाई एक ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन, आप सब जानते हैं। एक ग्लूकोज में कितने कार्बन बेटा, 6 कार्बन। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और अब तक क्या हो चुका है, सारे के सारे 6 जो CO2 हैं वो रिलीज हो चुके हैं। चलिए आगे आइए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। उसमें मेनली अपने को क्या पढ़ना है, एक तो कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स। उसमें से ये जो 4 कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन का परिवहन कराते हैं, इलेक्ट्रॉन का परिवहन। और ये जो 5वां कॉम्प्लेक्स है ये एटीपी का निर्माण कराता है बेटा। ये क्या कराता है बेटा, एटीपी का निर्माण कराता है। पहला कॉम्प्लेक्स जिसमें कि FeS FMN है, दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसमें कि क्या है बेटा, FeS FAD होता है, ये FAD, या इसी को आप कह सकते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। SDH का मतलब क्या हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, इधर देखो जरा ध्यान से, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स थर्ड, साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। फिर ये आपका कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। तो वही लिखा हुआ है साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स। या देखिए समझिएगा, ये जो साइटोक्रोम C है, साइटोक्रोम C का इलेक्ट्रॉन ले लेता है बच्चों। ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। आपने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, आपने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, तो जिससे आपने इलेक्ट्रॉन लिया उसका क्या कर दिया आपने, ऑक्सीडेशन कर दिया। इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है इसका एक और नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या नाम होता है बच्चों इसका, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए किसको कहेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, तो आप कहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 को कह दिया जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है, इस कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है एटीपी सिंथेज, या इसी में आ जाएगा, आप कह सकते हैं F0F1 कण। क्या कह सकते हैं बेटा इसे, F0F1 कण। और ये जो F0F1 कण है ये क्या करेगा दोस्तों, एटीपी का निर्माण कराएगा। फटाफट से बता दो मुझे क्या कराएगा, एटीपी का निर्माण कराएगा। अच्छा, इस पूरे में ये इसकी कोई जरूरत तो होती नहीं, पहली बात तो मैं पूरा यहां पे एक एक चीज ओपन करके बता रहा हूं आपको। लेकिन एक बड़ा पॉपुलर सवाल पूछा जाता है कि साइटोक्रोम साइटोक्रोम जो है इस ईटीएस में साइटोक्रोम का क्या है, सीक्वेंस क्या है साइटोक्रोम्स का, साइटोक्रोम किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये यहां से देखना शुरू करेंगे आप। इधर देखिए भाई, साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3। तो इसीलिए मैंने क्या नाम दे दिया है बताइए, मतलब किस तरीके से बताया है, साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1 साइटोक्रोम C साइटोक्रोम A साइटोक्रोम A3। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, B C1C A A3। बोलिए सब लोग, 5 बार बोलो, यही याद हो जाएगा। B C1C A A3, B C1C A A3। बोलो सब लोग बेटा, B C1C A A3, B C1C A A3। बढ़िया। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो भाई, अब ये जो NADH2 का इलेक्ट्रॉन परिवहन है ये कैसे कैसे होता है। NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन, इधर देखो आप, NADH2 का इलेक्ट्रॉन है, ये कॉम्प्लेक्स 4 से गया यूबी क्विनॉन के पास, वहां से गया कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 से आया साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C से गया कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और फिर चला गया ऑक्सीजन के पास। फिर किसके पास चला गया बेटा, ऑक्सीजन के पास चला गया।
ठीक, फिर ध्यान से देख लीजिए, फिर ध्यान से देख लीजिए, मैं कह रहा हूं आपसे। कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी, कॉम्प्लेक्स 4 और ऑक्सीजन। ये है आपका NADH2 का इलेक्ट्रॉन फ्लो। NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रास्ते से आगे बढ़ता है भाई। NADH2 का इलेक्ट्रॉन फ्लो बच्चों इस रास्ते से आगे बढ़ता है। अच्छा, FADH2 का इलेक्ट्रॉन फ्लो भी देख लीजिए बेटा। FADH2 का इलेक्ट्रॉन फ्लो तो यहां से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स 2 यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी, कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीजन। देखते चलिए, देखते चलिए भाई, देखते चलिए। एक बार चाहें तो फिर से देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी, कॉम्प्लेक्स 4 और ये ऑक्सीजन। आप चाहें तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। इधर देखिए, ये यहां वाला जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके का है। यहां से ऐसे बना लेते ना, ये कुछ ऐसे है रास्ता। लेकिन अगर आप देखें इसे यूबिक्विनोन वाले को, सॉरी FADH2 वाले को, तो ये ऐसे जा रहा है बेटा कुछ। ये दो अलग अलग रास्ते हैं भाई। और उसी चीज को मैंने क्या किया है, कलम से लिख दिया है। कलम से लिख दिया है मतलब क्या कर दिया बेटा, आपको सिक्वेंसाइज करा के यहां पे लिखा दिया। ये देखो, NADH2 का इलेक्ट्रॉन परिवहन कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी, कॉम्प्लेक्स 4 और अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास। FADH2 का इलेक्ट्रॉन परिवहन कॉम्प्लेक्स 2 यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी, कॉम्प्लेक्स 4 ऑक्सीजन। आप देख रहे हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, या यहां से H+ भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है या जो अंतिम हाइड्रोजन ग्राही है, क्या बच्चों, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है या जो अंतिम हाइड्रोजन ग्राही है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो आप देख रहे हैं कि वायवीय श्वसन में हर स्टेप में आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। यह भी देखने वाली बात है कि वायवीय श्वसन के हर पद में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन का जो रोल है बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है। ऑक्सीजन का जो रोल है बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है और एकदम आखिरी तक है, मतलब सॉरी एकदम आखिरी में है। ये लास्ट स्टेज में एरोबिक रेस्पिरेशन की, वायवीय श्वसन की लास्ट स्टेज में है एकदम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता जाएगा। क्यों हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है? क्योंकि हमें NADH2 और FADH2 के पास जो ऊर्जा स्टोर है उस ऊर्जा को मुक्त कराना है और ATP के रूप में स्टोर कर लेना है। ठीक है भाई। साइटोक्रोम सी से रिलेटेड 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आप बताइएगा कि ये चलायमान इलेक्ट्रॉन वाहक है और ये भीतरी झिल्ली है। ये जो आपने देखा ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली है और ये भीतरी झिल्ली का इनर साइड है और ये भीतरी झिल्ली का आउटर साइड है। तो आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के बाहरी ओर पाया जाता है। बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के बाहरी ओर, बोलिए जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली के बाहरी ओर पाया जाता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी। अच्छा, थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेंगे बेटा यूबिक्विनोन की। ये जो यूबिक्विनोन है ये फोटोसिंथेसिस के प्लास्टोक्विनोन के जैसा है और ये चलायमान हाइड्रोजन वाहक होता है। ये क्या होता है बच्चों? चलायमान हाइड्रोजन वाहक होता है। एक NADH2 से, माफ कीजिएगा यहां पर NADH2 लिखना है मुझे। तो बच्चों एक NADH2 से 3 ATP मिलता है और एक FADH2 से 2 ATP मिलता है। एक ATP के लिए 4 प्रोटॉन का मूवमेंट कराना पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। एक ATP के लिए 4 प्रोटॉन का मूवमेंट कराना पड़ता है। और जब आप एक ATP के लिए 4 प्रोटॉन का मूवमेंट कराएंगे तो एक NADH2 से 2.5 ATP बनेगा, जिसको हम लगभग क्या करेंगे, 3 ATP मान लेंगे। और एक FADH2 से 1.5 ATP बनेगा, जिसे हम क्या करेंगे, लगभग 2 ATP मान लेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने बैचेज में बहुत अच्छे से बताया था कि असली मामला क्या है और NCERT ने क्या कर रखा है। और इवन NCERT यहां पर जो बुक में अपनी लैंग्वेज लिखती है और जो पीछे डायग्राम बनाया उसमें खुद में अंतर है। तो NCERT वालों ने ऐसा क्यों किया है, मैं उनसे पूछूंगा जरूर किसी ना किसी दिन। हालांकि मैंने उनको 1-2 मेल ऑलरेडी किए हुए हैं, वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे। कल भी एक मेल किया था उन्हें मैंने। चलिए आइए,
अब हमें पढ़ना है श्वसनीय संतुलन चार्ट। क्या पढ़ना है बेटा? श्वसनीय संतुलन चार्ट, यानी कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, बही खाता। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का बही खाता। बच्चों, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का खर्चा होता है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से 4 एटीपी बनते हैं, तो जो लाभ है वो 2 एटीपी का हो जाएगा। शटल सिस्टम एनसीईआरटी ने आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाया है, बस थोड़ी सी बात करते हैं। तो अगर आप शटल सिस्टम के हिसाब से चलें तो 2 NADH2 से आपको क्या हो जाएगा? 6 और या के फिर 4 एटीपी मिल जाएगा। तो अगर इस 2 एटीपी में 6 जोड़े तो 8 आ जाएगा, इस 2 एटीपी में 4 जोड़े तो 6 आ जाएगा। यानी कि ग्लाइकोलिसिस से आपका जो फायदा है वो 6 या 8 एटीपी का है, 6 या 8 एटीपी का। योजक अभिक्रिया में 1 से 1 तो 2 से 2, 2 गुणे 3 6 एटीपी। टोटल क्रेब्स चक्र में 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 SLP, तो 8 एटीपी NADH2 से, 4 एटीपी FADH2 से और 2 GTP से, तो 18 4 22 2 24, तो 24 हो गया भाई। यहां से देखते चलियो बेटा, देखते चलना आप। 24 यहां से बना, 6 यहां से बना, 24 और 6 कितना हो गया? 30, 30 और 6 कितना हो गया? 36 और या फिर 38। यानी जो शुद्ध लाभ है या तो 36 एटीपी का होगा या 38 एटीपी का होगा। शुद्ध लाभ जो है या तो 36 एटीपी का होगा या फिर 38 एटीपी का होगा। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में, सॉरी, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में, या प्रोकैरियोटिक सेल में कितना होता है बेटा? 38 एटीपी। प्रोकैरियोटिक सेल में शुद्ध लाभ 38 एटीपी का होता है। मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल में जो शुद्ध लाभ है वो 36 एटीपी का होता है। बना कितना था? 38, बचा कितना? 36। अब ये जो हमने किया है कैलकुलेशन, ये किस आधार पर किया है, ये भी समझने वाली बात है कि भाई इस कैलकुलेशन का, जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कुछ चीजों की कल्पना करनी पड़ती है। करें, प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध एटीपी की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह एक सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही की जा सकती है। जैसे पहली कल्पना क्या है कि यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पथ है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जो ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर टीसीए चक्र और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ईटीएस, एक के बाद एक आता है। ये हमने माना हुआ है कि पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर क्रेब्स चक्र होगा, फिर ईटीएस चलेगा। ये कल्पना की है हमने, तब जाके ये कैलकुलेशन कर पाते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा ही आएगा और उसका फॉस्फोरिलेशन होगा ही होगा, ये भी हमने माना हुआ है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो NADH2 बनता है कोई आवश्यक नहीं कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला ही जाए। तीसरी बात करें, पथ का कोई भी मध्यवर्ती यौगिक दूसरे यौगिक के निर्माण में उपयोग में नहीं आते, गलत बात। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। और करें, श्वसन जो है केवल ग्लूकोज का ही उपयोग कर सकते हैं, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण में प्रवेश नहीं करता। तो ये 4 चीजों की हमने कल्पना की है कि सब एक के बाद एक चलता है, ग्लूकोज के अलावा और कुछ रेस्पायर नहीं होता। ग्लाइकोलिसिस का NADH2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ही जाएगा और कोई भी इंटरमीडिएट किसी दूसरे यौगिक के निर्माण में सहायक नहीं। करें, सही बात तो ये है कि ये जो कल्पनाएं हैं, इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव में तर्कसंगत नहीं होती। आवश्यकता पड़ने पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये बही खाता बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ चीजों की कल्पना करनी पड़ती है। कुछ चीजों की क्या करनी पड़ती है भाई? कल्पना करनी पड़ती है। तो ये हो गया आपका श्वसनीय संतुलन चार्ट। आगे आइए, आगे कह रहे श्वसन एक एम्फीबोलिक पथ। श्वसन एक एम्फीबोलिक पथ। देखो मैंने पहले बताया था, श्वसन में क्या होता है, कुछ चीजें बन रही होती हैं और कुछ चीजें जो है वो टूट रही होती हैं। कुछ चीजें बन रही होती हैं और कुछ चीजें टूट रही होती हैं।
जैसे ग्लूकोज का विघटन तो होता ही होता है, इधर देखिए जरा आप, कार्बोहाइड्रेट लीजिए, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज, यानी ये पूरी पूरी ग्लाइकोलिसिस हो गई भाई। क्या हो गई? पूरी की पूरी ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस के बाद ये जो पायरुविक अम्ल है ये कहां पर चला गया बताइए जरा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में गया, जहां पर ये क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, फिर क्रेब्स चक्र चला और ईटीएस चला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ईटीएस चलता कहां पर है, ईटीएस का स्थल, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में, ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में ये चीज होती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाते जाते ऑक्सीजन के पास जाता है, तो प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में इकट्ठा होते रहते हैं। और फिर जब ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट टूटेगा और ये पीएमएस से मैट्रिक्स में प्रोटॉन जाएंगे तो एटीपी बनेगा। तो एक NADH2 से 3 एटीपी बनता है, एक FADH2 से 2 एटीपी बनता है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ग्लूकोज का जो पाथवे है वो तो इस हिसाब से चलता है, जो आपने देखा कि भाई पहले ग्लाइकोलिसिस चलेगी, फिर योजक अभिक्रिया यानी कि लिंक रिएक्शन चलेगी। और यहां पे मैं कहीं लिख देता हूं कि योजक अभिक्रिया जो है, योजक अभिक्रिया कार्बोहाइड्रेट, फैट व प्रोटीन उपापचय का वह प्रोटीन उपापचय का कॉमन पाथवे होता है। कॉमन पाथवे होता है, ठीक है भाई। योजक अभिक्रिया, देखिएगा ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं जो है आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, अभी आप खुद जो है इसका अनुभव करेंगे। क्यों? कार्बोहाइड्रेट में तो आपको समझ में आ ही गया पूरा मामला। एक बार आप क्या करिए, फैट का ब्रेक डाउन कराइए, फैट का। तो बच्चों जब भी आप वसा का ब्रेक डाउन कराते हैं तो क्या बनता है? एक तो बनता है वसा अम्ल और दूसरा बनता है ग्लिसरॉल। एक क्या बनता है? वसा अम्ल और दूसरा ग्लिसरॉल। तो ये जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल क्या बनाएगा? DHAP, धप। और ये धप इधर वापस ये धप कहां एंटर हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस में। और ये देखिए योजक अभिक्रिया आ गई भाई, योजक अभिक्रिया आ गई। क्या आ गई बेटा? योजक अभिक्रिया जो है वो आ गई। सही है। अच्छा, ये जो है प्रोटीन, प्रोटीन पहले अमीनो अम्ल में टूटेगा। प्रोटीन क्या करेगा बताइए मुझे? ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन पहले अमीनो अम्ल में टूटेगा, ये अमीनो अम्ल पायरुविक अम्ल बनाएंगे, ये पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। यानी अगर आप प्रोसेस की बात करें तो योजक अभिक्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मिलता है। और अगर आप कंपाउंड की बात करें तो बच्चों एसिटाइल कोएंजाइम ए एक ऐसा कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम ए एक ऐसा यौगिक है जो आपको कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मिलेगा, जो आपको फैट के उपापचय में मिलेगा, जो आपको प्रोटीन के उपापचय में भी मिलेगा। समझ रहे हैं आप? हर जगह पर मिलता है वो आपको। कौन? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर आप यौगिक यानी कि कंपाउंड की बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम एक ऐसा यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आपको मिलता है, राइट। और योजक अभिक्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जो इन तीनों की मेटाबॉलिज्म में मिलता है। अच्छा, मैं आपको बता रहा, ये तो टूटने वाली बात हो गई। अब ये जो एक रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, ये क्या करता है? ग्लूटामिक अम्ल बना देता है। या जो ये OAA है, इससे हम क्या करते हैं? आगे चल के एस्पार्टिक अम्ल बनाते हैं भाई, एस्पार्टिक अम्ल बना लेते हैं। या बच्चों जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है। एनसीईआरटी ने पूरा पढ़ाया नहीं है, जब मैंने आपको बैच में पूरा क्रेब्स साइकिल डिटेल में पढ़ाया था 10 स्टेप का, तो वो बच्चों क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक।
जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए होता है वो क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है बेटा, क्लोरोफिल के निर्माण में। तो आप देख रहे हैं कि एक तो चल रहा है ब्रेक डाउन, बताओ बेटा, एक तो क्या चल रहा है यहां पर, ब्रेक डाउन चल रहा है, ब्रेक डाउन। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है, इनके इस प्रक्रिया में श्वसन पथ में बनने वाले कुछ यौगिक, श्वसन पथ में बनने वाले कुछ यौगिक किसी अन्य यौगिक के निर्माण में सहायक, किसी अन्य यौगिक के निर्माण में बेटा सहायक। और यही वजह है, यही वजह है बेटा कि हम इसे एम्फीबोलिक पथ मानते हैं। अच्छा, अगली चीज पढ़ेंगे आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्विसेंट। क्या हो जाएगा बेटा, रेस्पिरेटरी क्विसेंट, या इसी को आप कह सकते हैं सांस गुणांक। रेस्पिरेटरी क्विसेंट कह लीजिए या सांस गुणांक कह लीजिए, श्वसन गुणांक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसी को जो है श्वसन गुणांक भी कह सकते हैं भाई। मुझे तो मेन बैच में किसी ने पूछा था, मैंने श्वसन गुणांक हेडिंग डाल के पढ़ा दिया, कोई बच्चा पता नहीं क्या था, वो मजे ले रहा था मेरे, कि खुद भी परेशान था सच में। उसने मुझे मैसेज किया कि सर आपने सांस गुणांक नहीं पढ़ाया है। तो बेटा श्वसन गुणांक, सांस गुणांक, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, आरक्यू एक ही बात, ये कुछ अलग अलग नहीं है। श्वसन की प्रक्रिया में कितना CO2 जो है मुक्त हुआ, श्वसन की प्रक्रिया में मुक्त हुई CO2 का आयतन, मुक्त CO2 का आयतन डिवाइडेड बाई प्रयुक्त O2 का आयतन। मतलब क्या है कि कितना CO2 रिलीज हुआ, जो कुछ भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो कुछ भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो कुछ भी श्वसनी क्रियाधार है। श्वसनी क्रियाधार क्या है, आज ही पढ़ाया मैंने आपको कि कोई भी पदार्थ जिसका हम ऑक्सीकरण करने वाले हैं, श्वसन की प्रक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण करने वाले हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या कार्बनिक अम्ल हो सकता है। तो बेटे जो भी आप लेते हैं यहां पर क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो बच्चों जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लेते हैं उसके ऑक्सीकरण में आपको कुल कितनी ऑक्सीजन खर्च होती है, आपको कुल कितना ऑक्सीजन प्रयोग करना पड़ता है, और कुल कितना CO2 मुक्त होता है। तो जो CO2 मुक्त हुआ है अपॉन में जो ऑक्सीजन आपने यूज की है, CO2 रिलीज्ड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड। क्या कहेंगे बेटा, CO2 रिलीज्ड डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड। कितना CO2 मुक्त हुआ है उसका आयतन, उसको भाग दे देंगे कि कितना ऑक्सीजन जो है, कितना ऑक्सीजन प्रयोग में आया उसका आयतन। तो ये आपके पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है, कभी कभी इससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। बाकी ग्लूकोज का होता है 1, ट्राइपामिटिन का होता है 0.7, वसा का वही 0.7, या आप एक तरीके से क्या कहेंगे 1 से कम। ट्राइपामिटिन क्या है भाई, वसा अम्ल है, तो इसका कितना आ रहा है 0.7। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो वसा है, जो फैट है, उसका श्वसन गुणांक कितना होता है, उसका आरक्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 से कम। प्रोटीन का 0.9 अर्थात 1 से कम। जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं, उनका आता है 1 से अधिक। ठीक है भाई, जो अलग अलग प्रकार के क्या हैं, ऑर्गेनिक अम्ल हैं, उन ऑर्गेनिक अम्ल का जो आरक्यू होता है वह 1 से अधिक आता है, वह 1 से अधिक आता है। तो ये हो गया आपका श्वसन एक एम्फीबोलिक पथ, और ये हो गया आपका सांस गुणांक। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी भाई जल्दी। देखो भाई, एरोबिक के बारे में जितना मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। यहां से शुरू किया था मैंने कि जो एम्फीबोलिक पथ है ये ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूटेगा जटिल अणुओं का, ऊर्जा मुक्त होगी, बहुपदी प्रक्रिया है, सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं होता है। बहुपदी प्रक्रिया क्यों है, ताकि इफिशियंसी बढ़ाई जा सके। श्वसनी क्रियाधार क्या होता है, पादप सांस लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। श्वसन की क्रिया विधि क्या है, फिर हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा बच्चों। ग्लाइकोलिसिस के बाद योजक अभिक्रिया और क्रेब्स चक्र, फिर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, उसके बाद श्वसनी संतुलन चार्ट, फिर श्वसन एक एम्फीबोलिक पथ है और दूसरा सांस गुणांक।
यहां तक पढ़ने के बाद अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। ठीक है भाई। फर्मेंटेशन, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यही किण्वन है। और इस प्रक्रिया में कुल 2 एटीपी का लाभ होता है। उधर कितने एटीपी का लाभ हुआ था, 36 या 38, जबकि यहां पर आपको केवल और केवल 2 एटीपी का लाभ होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में 7% से भी कम ऊर्जा यहां पर मिलती है। और साथ ही साथ NADH जो है, ठीक है ना, NADH का NAD+ में जो ऑक्सीकरण है, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो NADH का यूटिलाइजेशन है, क्या है बेटा, जो NADH का क्या है, यूटिलाइजेशन है, वह यूटिलाइजेशन भी बहुत स्लो रेट के साथ होता है। यहां पर क्या क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, कम ऊर्जा मिलेगी, ठीक है ना। एटीपी का लाभ कम होगा, 2 एटीपी, 7% से भी कम। NADH का जो ऑक्सीकरण है NAD+ में बहुत स्लो रेट के साथ होता है। एल्कोहलिक किण्वन कहां कहां पर होगा, एक तो ये ईस्ट में हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ पादप कोशिकाओं में। कहां कहां पर बेटा, ईस्ट में और कुछ पादप कोशिकाओं में। अच्छा, ये जो है आपका लैक्टिक अम्ल किण्वन, ये कहां कहां पर होता है, ये जीवाणु में हो जाता है, जैसे कि लैब है ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो हैं, जो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में सहायक हैं। और इसके अलावा निम्न ऑक्सीजन के दौरान, निम्न ऑक्सीजन सप्लाई या आपूर्ति में मांसपेशियों में, आपकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, इसलिए जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं, रेस लगाते हैं, है ना, या हाथ से कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आप डंबल अम्बल उठाते हैं, तो फिर वहां पे लैक्टिक अम्ल बनना शुरू हो जाता है, और वो लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है बताइएगा जरा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, आपको पेन भी फील होता है, पेन फील होता है भाई। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा ईस्ट के बारे में कि आफ्टर 13% एल्कोहलिक कंसंट्रेशन, यानी कि 13% अल्कोहल सांद्रता के बाद, 13% एल्कोहल सांद्रता, तो अब क्या हो जाएगा, विलयन जो है वो विषाक्त तो हो जाएगा, और ईस्ट की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ईस्ट की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। मान लीजिए जैसे आप क्या कर रहे हैं, शराब का उत्पादन कर रहे हैं आप, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप जो है शराब का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा कि जब एल्कोहल बनते बनते 13% पहुंच जाएगा, उसके बाद वो जो विलयन है, सोल्यूशन, वो टॉक्सिक हो जाता है और ईस्ट मर जाता है। अब इधर देखिए, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोइनॉल, पायरुविक अम्ल, और अल्टीमेटली क्या, पायरुविक अम्ल। यानी ये जो इतनी प्रक्रिया है, ये तो हो गई भाई ग्लाइकोलिसिस, सही है ना। ये जो इतनी प्रक्रिया है बच्चों, ये तो हो गई ग्लाइकोलिसिस, यानी पायरुविक अम्ल तो बनना ही बनना है, यानी कि पायरुविक अम्ल तो बनना ही बनना है। अब इस पायरुविक अम्ल से क्या हो जाए, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। क्या बन जाए भाई, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये हो जाएगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक किण्वन हो जाएगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगा। वैसे ही ये जो प्रक्रिया है, ग्लूकोज है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोइनॉल, पायरुवेट और पायरुवेट यानी कि पायरुविक अम्ल, उससे बन जाए क्या बेटा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल फर्मेंटेशन हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल किण्वन हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल किण्वन।
यानी कि जो अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद किसका, अंतिम उत्पाद बेटा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, वो है इथेनॉल और CO2। क्या है भाई, इथेनॉल और CO2। और लैक्टिक अम्ल फर्मेंटेशन का जो अंतिम उत्पाद है वो लैक्टिक अम्ल है। और इस प्रकार बेटा लगभग लगभग 50 मिनट में आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। होमवर्क में आपको सिर्फ इतना कर लेना है कि इस चैप्टर के जो है ना PYQ सॉल्व कर लीजिए, वो भी 5 साल के, बहुत पुराने नहीं, 5 साल की PYQ सॉल्व कर लीजिए। और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल की, एक ग्लूकोज है तो कितना ATP बनेगा, 2 ग्लूकोज है तो कितना ATP बनेगा, ठीक है, पायरुविक हमने लिया तो कितना ATP बनेगा, इस तरीके के सवाल कर लीजिए। बस चैप्टर आपका प्रिपेयर है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, DPP सॉल्व करते रहिए, NCERT रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।